एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होता है? तो देखो भाई, सिंपल बात है, हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज रेट का जो मतलब हम लोग जिस एक्सचेंज रेट का बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में फॉरेन एक्सचेंज रेट का हम लोग बात कर रहे हैं ना। द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट? तो भैया बोलचाल के भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, दिस इज़ अ वेरी क्विक वीडियो, ओके। हम लोग जो बोलते हैं कि $1 इज़ इक्वल टू 80 रुपीज़, दिस इज़ एन एक्सचेंज रेट। यानी कि हमारा रुपए कितने डॉलर्स के वर्थ है। बट ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा डॉलर के ही सेंस में इसको एक्सप्रेस करते हैं, वी कैन एक्सप्रेस इट इन मल्टीपल करेंसीज, बट हम लोग डॉलर इसीलिए क्योंकि डॉलर मोस्ट प्रेवलेंट और मोस्ट यूज्ड करेंसीज में से एक है। तो $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़, ये हो गया एक्सचेंज रेट। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। अगर हम लोग यूनिटरी मेथड जानते हैं तो 1 रुपये को इधर रखें तो 80 से डिवाइड करके 1/80 जो कि डेसिमल में आएगा, तो 1 रुपये सम यहाँ पे डेसिमल अमाउंट ऑफ डॉलर्स के बराबर होगा। इवन दिस इज एन एक्सचेंज रेट। तुम 1 रुपये के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो या $1 के टर्म्स में भी रुपीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। मोस्ट प्रेवलेंट यही है क्योंकि ये आसान है समझना, इसको थोड़ा डेसिमल में डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल होता है। अब एक दो बात और पूछ रही हूँ। मान लो केस 1 ये है कि मान लो पहले जो एक्सचेंज रेट था वो था $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़, और आज जो है वो हो गया $1 इक्वल्स टू मान लो 90 रुपीज़। ये हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए अच्छा सिचुएशन है या फिर यूएसए के लिए अच्छा सिचुएशन है? क्या है ये बताओ? ये अमेरिकन डॉलर का बात हो रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, तुम ये आर्गुमेंट दोगे कि भैया देखो, मान लो $1 कोई सामान है, $1 कोई सामान है, पहले $1 को ख़रीदने के लिए 80 रुपये खर्च करना पड़ता था, आज सेम उसी डॉलर को ख़रीदने के लिए 90 रुपये खर्च करना पड़ा, 90 रुपीज़। सो इसका मतलब है कि हमारा करेंसी का वैल्यू गिर चुका है। तो ये इंडिया के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऑन दी अदर हैंड यूएस के लिए क्या होगा? भैया पहले वो $1 से 80 रुपये का सामान खरीद सकता था, आज वो $1 ही खर्च करता है और 90 रुपये का सामान खरीद सकता है। तो यूएस के लिए तो अच्छा है ना कि सेम डॉलर खर्च करके वो ज़्यादा महंगा सामान खरीद सकता है। तो ये सिचुएशन यूएस के लिए फेवरेबल है, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है, यूएस के लिए फेवरेबल है। सिमिलरली केस 2 ले लो। मान लो केस 2 में हालचाल ऐसा है, ओरिजिनल ये था, लेकिन अब $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ हो चुका है। तो ये इंडिया के लिए कैसा है और ये यूएस के लिए कैसा है सिचुएशन? तो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि पहले $1 80 रुपीज़ के बराबर था, यानी $1 खर्च करते थे तो 80 रुपये मिलता था, या 80 रुपये खर्च करके $1 के बराबर होता था, लेकिन आज 70 रुपये खर्च करके ही $1 मिल रहा है। तो ये तो इंडिया के लिए अच्छा सिचुएशन है क्योंकि आज 70 रुपये कम पैसे खर्च करके $1 मिल सकता है। पहले तो 80 रुपीज़ खर्च करते थे $1 के लिए। लेकिन वहीं यूएस के लिए क्या होगा? पहले यूएस $1 खर्च करता था और 80 का सामान खरीद पाता था, लेकिन आज यूएस $1 ही खर्च करके 70 का सामान खरीद पाता है। तो ये यूएस के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये सिचुएशन हमारे कंट्री के लिए अनफेवरेबल है, लेकिन यूएस के लिए फेवरेबल है, और ये वाला सिचुएशन हमारे कंट्री के लिए फेवरेबल है लेकिन यूएस के लिए अनफेवरेबल है। तो जब भी एक्सचेंज रेट में डिफ़र या फिर एक्सचेंज रेट में चेंजेस होते हैं, तो उस चेंजेस के वजह से यहाँ पे एक कंट्री फेवरेबल पोजीशन पे चला जाता है और एक कंट्री अनफेवरेबल पोजीशन पे चला जाता है। दिस इज़ अ फैक्ट, ओके। अब इसके ऊपर और भी कुछ बातें हैं, लेट अस डिस्कस दैट। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस, क्योंकि तुम लोग जब लिख के इसको पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारे कंट्री में कौन मोटिवेटेड होगा, एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर? यही समझना मेन क्रक्स है इसका। इस सिचुएशन में एक्सपोर्टर मोटिवेटेड होगा या इम्पोर्टर मोटिवेटेड होगा? तो समझो इस बात को। अगर हम लोग ये सिचुएशन देखें, मान लो मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मैं सामान एक्सपोर्ट करती हूँ, तो सामान एक्सपोर्ट करने के बाद पैसा मुझे मिलता है। सामान एक्सपोर्ट करती हूँ तो पैसा मुझे मिलता है। नाउ आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। हाउ डज ट्रेड ऑकर? प्लीज़ अंडरस्टैंड, रुपीज़ अभी भी एक बहुत एक्सेप्टेबल करेंसी नहीं है, ठीक है। तो हाउ डज एक्सचेंज टेक प्लेस? प्लीज़ अंडरस्टैंड, टेक अ नोट ऑफ दिस। मान लो मैं एक एक्सपोर्टर हूँ जो ये मार्कर बेचती हूँ आउटसाइड इंडिया, अमेरिका को बेचती हूँ। तो मैं जब ये मार्कर सेल ऑफ करूँगी तो अमेरिका मुझे किस में पेमेंट करेगा? अमेरिका मुझे डॉलर में पेमेंट करेगा या फिर मेरे कंट्री के करेंसी रुपीज़ में पेमेंट करेगा?
तो ध्यान देना, रुपीज़ एक बहुत प्रेवलेंट करेंसी नहीं है, जिसके वजह से मैंने ये बेच तो दिया अमेरिका को, लेकिन अमेरिका बदले में मुझे डॉलर में ही पेमेंट करेगा, क्योंकि उसका करेंसी मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो मैं जब एक्सपोर्ट करूँगी तो मुझे जो पेमेंट रिसीव होगा, इनफ्लो रिसीव होगा, वो डॉलर्स में होगा। बट सवाल ये है कि क्या मैं डॉलर्स यूज़ कर सकती हूँ अपने करेंसी, अपने कंट्री के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। तो अपने कंट्री के अंदर मुझे रुपीस चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया एक पेन जिसका दाम था $1, तो ये $1 मुझे रिसीव हुआ। मेरा सवाल है, क्या मैं ये $1 अपने कंट्री में यूज़ कर सकती हूँ कि $1 का मुझे पैसा मिल गया, लेट मी यूज़ दैट? आई कैन नॉट। मुझे ये $1 एक्सचेंज करवाना होगा, मैं आरबीआई के पास जाऊँगी, आरबीआई मुझे एक्सचेंज करके देगा। लेकिन आरबीआई किस रेट पे एक्सचेंज करेगा? जो भी मार्केट में एक्सचेंज रेट चल रहा है। अगर मार्केट में $1 इक्वल्स टू 80 चल रहा है, तो आरबीआई $1 मुझसे ले लेगा और 80 रुपीज़ मुझे दे देगा। अगर $1 इक्वल्स टू 90 चल रहा है, तो आरबीआई $1 मुझसे ले लेगा और 90 रुपीज़ दे देगा। तो जो भी एक्सचेंज रेट है, उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से आरबीआई मुझे पैसा दे देगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं यूएस को सामान बेचूंगी, तो यूएसए मुझे डॉलर्स में पे करेगा। वो डॉलर मैं यूज़ नहीं कर सकती कंट्री के अंदर, इसीलिए वो डॉलर का पैसा मैं क्या चाहूँगी? मैं वो चाहूँगी कि ये डॉलर का पैसा मैं आरबीआई के पास जाऊँ और मैं अपना कंट्री का करेंसी में एक्सचेंज करवा के यूज़ कर सकूँ। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि $1 इक्वल्स टू 80 रुपये चल रहा है, तो आरबीआई ये $1 मुझसे ले लेगा और मुझे 80 रुपये दे देगा। सही बात है। अब मैं कुछ पूछ रही हूँ, मान लो $1 90 रुपये का हो गया है केस 1 में, तो मुझे खुशी मिलेगा या मुझे दुख होगा? तुम बोलोगे दीदी आपने एक पेन बेचा और $1 कमाया, आपने जब आरबीआई को वो $1 दिया, तो अब की बार तो एक्सचेंज रेट 90 रुपये का हो गया, तो आरबीआई तो आपको बदले में 90 रुपीज़ पेमेंट करेगा। तो मैं खुश होंगी या ना खुश होंगी? मैं खुश होंगी। समझो, हम लोगों ने देखा कि $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज़, ये हमारे कंट्री के लिए फेवरेबल पोजीशन नहीं है। यानी $1 खरीदने के लिए अब 90 रुपये खर्च करना पड़ता है। बट अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूँ और मैं डॉलर्स में कमा रही हूँ, तब तो मेरे लिए अच्छा सिचुएशन है ना, क्योंकि जब मुझे $1 मिलेगा तो एक्सचेंज करवा के 90 रुपीज़ कमा सकती हूँ। तो यही बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये जो एक्सचेंज रेट तुमको दिखाई दे रहा है, मतलब कि अगर ये हमारे कंट्री के हमारे कंट्री के अगेंस्ट गया, तो भी एक्सपोर्टर को बड़ा खुशी होगा, क्योंकि एक्सपोर्टर को तो एक्सचेंज करवा के ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली केस 2 ले लो, मान लो $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ चल रहा है मार्केट में रेट, तो इसका मतलब है कि अब जब मैं $1 का पेन बेचूंगी और $1 मिलेगा और आरबीआई के पास एक्सचेंज करवाऊंगी, तो आरबीआई मुझे 70 रुपये देगा। तो ये तो मेरे लिए अच्छा सिचुएशन नहीं है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब यहाँ पे एक्सचेंज रेट लिख रही हूँ कुछ, जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया, एक्सचेंज रेट बढ़ गया मतलब ये वाला सिचुएशन का बात कर रही हूँ, एक्सचेंज रेट बढ़ गया यानी कि अब ज़्यादा रुपए खर्च करना पड़ रहा है। इन दैट केस एक्सपोर्टर को खुशी होगा, क्योंकि उसको बदले में ज़्यादा रुपीज़ मिलने वाले हैं, तो एक्सपोर्टर बड़ा खुश होगा इस मामले में। कब? जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया। लेकिन वहीं अगर एक्सचेंज रेट गिर जाए, तो अब $1 पे 70 रुपये सिर्फ मिलेगा, तो एक्सपोर्टर को खुशी नहीं होगा इस मामले में, एक्सपोर्टर दुखी होगा। तो ये था एक्सपोर्टर का पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है किसका? दूसरा पर्सपेक्टिव होता है इंपोर्टर का। मान लो मैं एक सामान इंपोर्ट कर रही हूँ, मान लो यूएसए से एक सामान इंपोर्ट करती हूँ $1 का, तो मेरा सवाल है मैं यूएस को पेमेंट किस में करूँगी? तो ध्यान रहे, मैं यूएस की तरह डॉलर्स में, अब मान लो मैं एक इंपोर्टर के साइड के से हिसाब से इमेजिन कर रही हूँ, मैं ये मार्कर इंपोर्ट करवाती हूँ, $1 का मार्कर है, इंपोर्ट करवाती हूँ, तो मैं जब पेमेंट करूँगी यूएस को, तो मैं डॉलर्स में पेमेंट करूँगी या रुपीज़ में? तो ध्यान देना, मेरा करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसलिए मुझे फिर से डॉलर्स में ही पेमेंट करना होगा। लेकिन सवाल है मैं डॉलर्स लाऊंगी कहाँ से? मैं आरबीआई के पास जाऊँगी, मैं आरबीआई से बोलूँगी कि ये लीजिए रुपीज़ और मुझे डॉलर दे दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ इंपोर्ट करवाना है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये समझाने के लिए है बस, तो समझो इस बात को। अब एक इंपोर्टर के साइड से इमेजिन करो, मान लो मैं एक इंपोर्टर हूँ, मैं कहाँ लिखूँ? इधर लिख रही हूँ मिटा के।
तो अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टर के पर्सपेक्टिव से। मैं एक इम्पोर्टर हूँ। अगर एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़, ये मान लो ये मेरा बेस है, मैं इसी के हिसाब से अब सोचूंगी। तो क्या हो रहा है कि अगर मुझे एक डॉलर का सामान इंपोर्ट कराना है तो मैं आरबीआई के पास जाऊंगी, आरबीआई को बोलूँगी ये 80 रुपये लीजिए, $1 मेरे हाथ में थमा दीजिए ताकि मैं $1 का सामान इंपोर्ट करवा सकूं। क्योंकि मैं जब इंपोर्ट कराऊंगी मुझे डॉलर्स में पेमेंट करना होगा, लेकिन डॉलर तो आरबीआई के पास जमा है। तो मैं 80 रुपये आरबीआई के पास लेकर गई, आरबीआई ने मुझे $1 थमा दिया और मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है जी। अब ज़रा समझो केस 1, अगर जो एक्सचेंज रेट है वो $1 इक्वल्स टू 90 चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब मैं $1 का सामान इंपोर्ट कराऊंगी तो मुझे इस बार आरबीआई के पास 90 रुपये सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे $1 का हाथ में बिल थमाएगा आरबीआई। तो ये तो पहले से भी वर्स हो गया ना, मुझे ज़्यादा रुपए देना पड़ रहा है आरबीआई को बस वो $1 का सामान लेने के लिए। तो जब ये चीज़ हुआ, यानी जब एक्सचेंज रेट बढ़ा, तो एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से एज एन इम्पोर्टर मुझे बहुत हर्ट हुआ, मेरे को डीमोटिवेशन हुआ। मैं इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत बदले में पैसा देना पड़ रहा है उस $1 के सामान के लिए। लेकिन केस 2, अगर मान लो $1 इक्वल्स टू 70 हो जाता, तो अब तो बस आरबीआई को 70 रुपये हाथ में थमाया, $1 का नोट पकड़ लिया और फिर इंपोर्ट कर लिया। तो एक्सचेंज रेट जब गिर जाता है तो इम्पोर्टर को बड़े खुशी होता है। तो देखो दोनों बहुत ही ऑपोजिट चलते हैं। जब एक्सचेंज रेट ऊपर पुश होता है, ये वाला सिचुएशन बोल रही हूँ, $1 इक्वल टू 90 वाला, तो एक्सपोर्टर को खुशी मिलता है क्योंकि वो तो डॉलर्स में पैसा रिसीव करता है, एक्सचेंज करके रुपीज़ अच्छा खासा कमा लेगा। लेकिन एक्सचेंज रेट गिरता है तो एक्सपोर्टर को दुखी होता है। लेकिन यहीं पे एक्सचेंज रेट बढ़ने पे इंपोर्टर को दुख होता है और एक्सचेंज रेट गिरने पर इंपोर्टर को खुशी मिलता है। दिस इज़ द होल आइडिया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है जब हम लोग एक्सचेंज रेट को बढ़ते हुए या गिरते हुए देखते हैं। तो किसको मोटिवेशन होता है, किसको डीमोटिवेशन होता है। फाइन। अब मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, ये सब समझाने से पहले तुमको समझना होगा टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम में 2 टाइप एग्जिस्ट करता है। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का, वो सेंट्रल बैंक खुद एक एक्सचेंज रेट डिसाइड कर देता है कि यार $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ होगा, दैट्स इट। $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ होगा, दैट्स इट। और इसके अलावा ये फ्लक्चुएशन इस पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है कि मार्केट में डॉलर्स कितने डिमांड किए जा रहे हैं, डॉलर्स का सप्लाई क्या है। मतलब कि डॉलर्स के डिमांड और सप्लाई पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्सचेंज रेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। सॉरी दीदी, ये कैसे वर्क करता है? ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्लास 12 के लेवल पे आंसर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सेंट्रल बैंक यहाँ पे एक्सेस डॉलर्स को बाय और सेल करता है इसको मेंटेन करने के लिए। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। अभी बस इतना समझो कि अगर एक एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है और वो डॉलर्स की डिमांड और सप्लाई पे फ्लक्चुएट नहीं करता है तो वो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। मैं डॉलर्स का एग्जांपल ले रही हूँ, हालांकि ये किसी भी फॉरेन करेंसी के लिए हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, अगर सेंट्रल बैंक, सीबी लिख रही हूँ, अगर सेंट्रल बैंक इस एक्सचेंज रेट को बढ़ा दे, इसका मतलब है $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज़ कर दे, तो बताओ मेरे करेंसी का औकात बढ़ गया है या कम हो गया है? तो ध्यान से देखो, $1 के लिए अब 90 रुपये खर्च करना पड़ता है, तो मेरे करेंसी का औकात घट गया है। इसको हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो दीदी डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? डीवैल्यूएशन का मतलब है जब सेंट्रल बैंक खुद के प्रोसीजर के मदद से अपने ही कंट्री के करेंसी का जो औकात है उसको गिरा देता है, उसी को बोलते हैं डीवैल्यूएशन। क्योंकि अब $1 के लिए 90 रुपये खर्च करना पड़ा है। क्यों करेगा सेंट्रल बैंक ऐसा? एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि तुम लोग जानते हो कि जब $1 90 रुपये का हो जाएगा तो एक्सपोर्टर्स बड़े खुश होंगे, क्योंकि जब वो $1 का सामान एक्सपोर्ट करेंगे
और उनको $1 मिलेगा तो वो अब 90 रुपये पाएंगे। इसलिए एक्सपोर्टर्स बड़े खुश होंगे। और कहीं ना कहीं एक बात बताऊं, ये सेंट्रल बैंक करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को ठीक करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट क्यों आ रहा था? क्योंकि जो इनफ्लो साइड था वो कम था और आउटफ्लो साइड ज़्यादा था। और इनफ्लो साइड में हम लोग क्या थे, एक्सपोर्ट्स करते थे तो पैसा आता था, इसी के वजह से तो डेफिसिट आया। तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो देश में, मोटिवेशन देना होगा। और मोटिवेशन देने का एक तरीका है कि अपने कंट्री के करेंसी को डी वैल्यू कर दो। डी वैल्यू करते ही एक्सपोर्टर्स बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब $1 के बदले उनको 90 रुपये मिलेगा। लेकिन इम्पोर्टर्स बड़े नाखुश हो जाएंगे, तो इम्पोर्ट एक तरफ से कम हो जाएगा। क्यों इम्पोर्टर्स नाखुश होंगे? क्योंकि पहले $1 का सामान मंगाने के लिए 80 रुपये देना पड़ता था, अब $1 के लिए 90 रुपये देना पड़ता है। तो इम्पोर्टर्स नाखुश होंगे, एक्सपोर्टर्स खुश हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो बैलेंस आउट हो जाएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को के डेफिसिट को ठीक करने का एक तरीका होता है ये। और दूसरा है सेंट्रल बैंक, जिसमें वो एक्सचेंज रेट को अगर वो गिरा दे, यानी मान लो वो $1 70 रुपये का कर दे, तो बताओ अब मेरे रुपीज़ का औकात बढ़ गया है या कम हो गया? मेरे रुपीज़ का औकात बढ़ गया है, क्योंकि अब $1 70 रुपये मिलता है। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। और ऐसा करते ही इम्पोर्टर्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब $1 के लिए बस 70 रुपये खर्च करना है। लेकिन एक्सपोर्टर्स डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि $1 के लिए अब उनको बदले में सिर्फ 70 रुपये मिलेगा। तो ये होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। भूलना नहीं है, सेंट्रल बैंक अगर हमारे कंट्री के करेंसी को इस तरीके से एक्सचेंज रेट चेंज करता है कि हमारा कंट्री का करेंसी का औकात गिरता है, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। और सेंट्रल बैंक अगर हमारे कंट्री के करेंसी को अपग्रेड करता है, उसका वैल्यू बढ़ाता है, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। ये कब है? ये तब है जब हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का बात कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर सेंट्रल बैंक बिल्कुल भी, या ऐसा बोलूँ तो सेंट्रल बैंक ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं शो करता। बिल्कुल भी कहना गलत हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जैसा कि नाम ही है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ या डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे निर्भर करता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इस पे निर्भर करता है। ठीक है जी। अब दीदी ये कैसे वर्क करता है, तो इसको तो मैं अभी समझाऊंगी, लेकिन ये समझ जाओ कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे सेंट्रल बैंक डिसाइड करता था कि क्या एक्सचेंज रेट होगा। यहाँ पे सेंट्रल बैंक इज़ नॉट द डिसीजन मेकर। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि अगर डॉलर्स का बात करें तो डॉलर्स का डिमांड और सप्लाई हमारे देश में क्या हो रहा है, उस हिसाब से एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। दीदी ये कैसे वर्क करता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। पहले ये देख लो अच्छे से। इसी में 2 बात है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी 2 टाइप का होता है। एक होता है क्लीन फ्लोटिंग और एक होता है डर्टी फ्लोटिंग। क्लीन फ्लोटिंग क्या होता है, जहां पे बिल्कुल भी सेंट्रल बैंक नहीं आने वाला। तो सेंट्रल बैंक एकदम इंटरफेयर नहीं करता, एकदम नहीं, पूरा मार्केट पे छोड़ दिया है। सेंट्रल बैंक नहीं इंटरफेयर करेगा तो नहीं करने वाला। लेकिन डर्टी फ्लोटिंग, या इसी को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसमें सेंट्रल बैंक कभी कभी इंटरफेरेंस कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उसका ज़रूरत है तो सेंट्रल बैंक कभी कभी इंटरफेयर करता है। और हमारे इंडिया में ये वाला मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो सेंट्रल बैंक मार्केट में छोड़ देता है, लेकिन अगर मामला कुछ ज़्यादा ही हाथ से बाहर निकल रहा है, उस मामले में इंटरफेरेंस कर सकता है सेंट्रल बैंक। ठीक है। तो हम लोग अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को एक डायग्राम से दिखाना चाहे तो वो कैसे वर्क करेगा, लेट अस टॉक अबाउट दैट। ठीक है। इससे पहले कि हम वो क्रॉस डायग्राम में जाएं, तुम ऐसा समझो, डिमांड फॉर, हम लोग यहाँ पे डॉलर्स का बात कर रहे हैं, डिमांड फॉर डॉलर्स। डॉलर्स कौन लेना चाहता है, कौन डॉलर्स डिमांड करता है, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर? इंपोर्टर, क्योंकि जब हम सामान इंपोर्ट करेंगे तो हम डॉलर्स में पे करना चाहेंगे। इसीलिए तो हम आरबीआई के पास दौड़ते हैं कि भाई मुझे डॉलर दे दो, मुझे सामान इंपोर्ट करवाना है। तो डॉलर्स का डिमांड करता है इंपोर्टर। अब इंपोर्टर के नज़रिए से कुछ बताओ। मान लो तुम्हारा जो एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे मैं एक्सचेंज रेट दिखा रही हूँ,
$1 80 का था, और जब ये एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट करता था तुमने मान लो $200 डिमांड किया। अब जब एक्सचेंज रेट $1 90 का हो जाएगा तो तुम ज़्यादा डॉलर्स डिमांड करोगे या कम, तुम बताओ। पहले जब $1 80 का था, एग्जाम्पल समझो, पहले जब $1 80 का था तो तुम $200 का सामान इंपोर्ट करवाना चाहते थे, लेकिन जब $1 के लिए अब $90 देना पड़ेगा तो तुम कम सामान इंपोर्ट करोगे या ज़्यादा? कम इंपोर्ट करोगे। तो दीदी हो सकता है कि अब आप सिर्फ $100 का ही सामान इंपोर्ट करवाएं, क्योंकि अब डॉलर महंगा हो चुका है, तो आप $100 का ही सामान इंपोर्ट करवा रही हैं। तो देखो, जब $80 का $1 मिल रहा था तो मैं $200 का सामान इंपोर्ट करवा रही थी। जब $90 का $1 मिल रहा है तो मैं $100 का सामान इंपोर्ट करवा रही हूँ। ये है डिमांड कर्व फॉर डॉलर्स, डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि ये इंपोर्टर का नज़रिया है भैया, ये इंपोर्टर का नज़रिया है। इंपोर्टर के लिए जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो वो अपना डॉलर्स का डिमांड कम कर देगा, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो ज़्यादा डॉलर्स नहीं मंगाना चाहता, क्योंकि वो इंपोर्ट ही ज़्यादा नहीं करना चाहता। लेकिन सप्लाई ऑफ डॉलर्स का क्या होगा? समझो, यहाँ पे एक्सपोर्टर्स, डॉलर का सप्लाई देश में कौन करता है? एक्सपोर्टर। कैसे भैया? एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स में पैसा मिलेगा, वो पैसा आरबीआई के पास जाएगा, तो डॉलर्स देश में कैसे बढ़ेगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तभी तो डॉलर्स देश में आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कोई प्रिंटिंग मशीन है और हम डॉलर छापते हैं। हम डॉलर तभी पा सकते हैं जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और हमको पेमेंट में डॉलर्स बदले में मिलेगा। तो अब तुम समझो, पहले मान लो $1 $80 का मिलता था, तुम $200 का सामान एक्सपोर्ट करते थे। आज जब सेम $1 90 का हो गया है तो अब तो तुम मोटिवेट हो जाओगे ना, क्योंकि अब $1 का सामान जब तुम एक्सपोर्ट करोगे और $1 तुम्हारे हाथों में आएगा तो तुम एक्सचेंज करके $90 पा सकते हो। तो तुम जो एक्सपोर्ट करने वाला है वो तो और मोटिवेटेड हो जाएगा। तो मान लो वो $400 एक्सपोर्ट कर रहा है, इसलिए डॉलर्स का सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो हमारे देश में अपवर्ड राइजिंग होगा, क्योंकि अगेन एज अ सप्लायर मोटिवेशन तब आता है जब एक्सचेंज रेट ऊपर पुश हो रहा होता है, और ये इंपोर्टर के लिए डिमोटिवेशन है। ठीक है। अब ये दोनों कर्व को मैं एक साथ ड्रॉ कर रही हूँ, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि वो क्रॉस डायग्राम क्या है। ये रहा वो क्रॉस डायग्राम। डॉलर्स का टोटल क्वांटिटी तुम लोग डॉलर्स में लिख करके फॉरेन एक्सचेंज भी लिख सकते हो, और यहाँ है एक्सचेंज रेट, ये है डिमांड फॉर डॉलर्स, और ये है सप्लाई फॉर डॉलर्स। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये है हमारे लिए एक सबसे बेस्ट एक्सचेंज रेट। बिल्कुल नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना डिमांड और सप्लाई का, वैसा ही है बिल्कुल। मान लो ये $80 पे। सवाल ये है कि अगर इससे ऊंचा एक्सचेंज रेट रहा तो क्या हो जाएगा? ये इक्विलिब्रियम है, और यही एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। मतलब दीदी इंडिया में अगर हम कह रहे हैं कि $1 80 के बराबर है, तो वो डॉलर का एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे हुआ है? वो डिमांड और सप्लाई के इंटरैक्शन से डिसाइड हुआ है। सेंट्रल बैंक ने डिसाइड नहीं करा है, वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड हुआ है। दीदी अगर यहाँ पे $1 बराबर हो जाए $90 का, तो बताओ अगर $1 $90 के बराबर होगा तो इम्पोर्टर तो नाखुश हो जाएगा, क्योंकि उसको अब $90 खर्च करने होंगे $1 का सामान मंगाने के लिए। इसलिए देखो डिमांड कितना रह गया डॉलर का, क्योंकि ज़्यादा कोई इम्पोर्ट ही नहीं करेगा, इसलिए डॉलर्स का डिमांड यहाँ पे QD1, ये QE है। लेकिन जब $1 90 का होगा तो डॉलर्स का सप्लाई कितना होगा देश में? तो भैया जब $1 80 का था, इक्विलिब्रियम पे था, अगर $1 अब $90 के बराबर हो गया तो एक्सपोर्टर तो बड़े खुश हो जाएंगे कि $1 के सामान के बदले अब $90 मिलने वाला है। तो एक्सपोर्टर्स बिकॉज ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और देश के अंदर डॉलर्स बहना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स आएंगे। और जब देश के अंदर टू मच डॉलर हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई डॉलर्स का हो जाएगा। जैसे सामान अगर एक्सेस सप्लाई में हो जाए तो उसका प्राइस गिरता है, तो डॉलर्स भी अगर एक्सेस में हो जाए तो उसका प्राइस, उसका एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सचेंज रेट बहुत लो एग्जिस्ट करता है, तो अगर एक्सचेंज रेट इतना नीचे है तो इम्पोर्टर्स बड़े खुश है क्योंकि अब तो सस्ता मिल रहा है।
इसलिए देखो डिमांड बहुत ज़्यादा है डॉलर्स का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना है। लेकिन एक्सचेंज रेट जब लो होता है तो सप्लायर्स खुश नहीं हैं, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इतना कम रुपए मिल रहा है एक्सचेंज के बदले। तो यहाँ पे है शॉर्टेज ऑफ डॉलर, या हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस डिमांड ऑफ डॉलर। डॉलर कुछ ज़्यादा ही चाहिए देश के अंदर। इंपोर्टर्स खुश है तो वो बहुत ज़्यादा डॉलर्स चाहते हैं ताकि वो पैसा डॉलर लेकर के इंपोर्ट करवा सके। लेकिन सप्लायर्स एक्सपोर्टर्स खुश नहीं है, तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, देश में डॉलर्स की कमी है। तो ये है एक्सेस डिमांड ऑफ डॉलर्स, और इसके वजह से प्राइसेस ऊपर पुश होंगे। और ये है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का एक डायग्राम। मैंने बहुत क्विक बोला है क्योंकि क्लास के अंदर मैं स्लोली बोली हूँ। यहाँ पे एक बस क्विक रिवीजन है, मैं इसको चाह के भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड तरीके से नहीं समझा सकती, क्योंकि अगेन अदरवाइज़ ये तो पूरा अपने आप में 1 घंटा लगा सकता है कि इसको अच्छे से कायदे से समझाना कि दीदी एक एक करके पॉइंट बताइए, एक एक करके। सो इट्स अ वेरी डिस्क्रिप्टिव। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट, ये बहुत डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैंने शॉर्ट के अंदर इसको कंपाइल